हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 351 से लेके 370 तक। अब इससे देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 350 तक मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन टॉर्क रिड्यूसिंग डाइवर्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर, यानी किसी डीसी सीरीज मोटर का अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस रिड्यूस करते हो तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ये पूछा है। तो कौन सी मोटर है? डीसी सीरीज मोटर। पहले इसको बना देते हैं। तो ये आपकी कोई होगी डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब इसमें इसने बोला ना डाइवर्टर रेजिस्टेंस, तो डाइवर्टर रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया डाइवर्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें वैल्यू यहाँ से हम चेंज करते हैं। बेसिकली एक तरह से रियोस्टेट बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, आर डी लिख लेते हैं डाइवर्टर रेजिस्टेंस इसलिए। तो अब देखो, इनपुट से कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइन करंट। ये आपका इनपुट करंट हो गया। तो इस इनपुट में से कुछ करंट आपका देखो इस डाइवर्टर में जाएगा, आई डी। ठीक है, और कुछ करंट आपका इस सीरीज वाइंडिंग में जाएगा, जिसको लिख लेते हैं चलो आई एस ई। ठीक है, और जो आपका आर्मेचर है इसमें जो करंट जाएगा उसको लिख लेते हैं आर्मेचर करंट, यानी आई ए। तो अब देखो, जो आपका टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, अब इसने बोला फॉर अ गिवन टॉर्क, यानी कि ये जो डीसी सीरीज मोटर है ये किसी पर्टिकुलर लोड को ड्राइव कर रही है किसी टॉर्क पर। ठीक है, यानी टॉर्क बेसिकली क्या है, कांस्टेंट बोलोगे टॉर्क आप। ठीक है, टॉर्क आप कांस्टेंट बोलोगे, टॉर्क आपका है कांस्टेंट। तो अब यहाँ से समझो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब जैसे ही आप इस आर डी को बढ़ाते हो, सॉरी आर डी को कम करते हो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला इसने कि हम कर रहे हैं आर डी को रिड्यूस, यानी डाइवर्टर रेजिस्टेंस को हम कर रहे हैं कम। तो जैसे ही आप डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम करते हो, तो देखो अगर पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा कहाँ से फ्लो होगा, इस कम रेजिस्टेंस वाले पाथ से होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आर डी को कम करते हैं तो हमारा जो डाइवर्टर के थ्रू जो करंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इनपुट तो क्या आपकी डीसी सप्लाई, तो इनपुट करंट तो आपका फिक्स है ना। तो इनपुट करंट फिक्स है, तो अगर ज़्यादा करंट आपका डाइवर्टर में जा रहा है तो सीरीज वाइंडिंग में कम करंट जाएगा अब। ठीक है, तो सीरीज वाइंडिंग में हमारा करंट अब क्या होगा, कम जाएगा। तो सीरीज वाइंडिंग में अगर करंट कम जाएगा तो फ्लक्स कम प्रोड्यूस होगा। अब फ्लक्स आपका कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर फ्लक्स आपका कम हो गया तो हमें ऑलरेडी पता है कि स्पीड इसके साथ इन्वर्स रिलेशन में होती है। फ्लक्स अगर कम होता है तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है इतना। अब दूसरा पॉइंट क्या समझ सकते हो, देखो टॉर्क आपका, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो गया फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि फॉर अ गिवन टॉर्क, यानी कि ये मशीन किसी ना किसी टॉर्क को ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो आपका फ्लक्स कम हो गया। ठीक है, फ्लक्स कम हो गया। अब इस लोड को ड्राइव करने के लिए ये क्या करेगा, इनपुट से ज़्यादा करंट मांगेगा, आर्मेचर करंट ज़्यादा मांगेगा, तभी तो ये टॉर्क को ड्राइव कर पाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि सिंस आपका टॉर्क कांस्टेंट है तो यहाँ पे फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो आर्मेचर करंट को बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से आप क्या समझते हो कि अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो फ्लक्स कम होता है, फ्लक्स के कम होने की वजह से आपका आर्मेचर करंट क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आपका जो मोटर है वो ज़्यादा डिमांड करेगी इनपुट से आर्मेचर करंट। ये चीज़ दोनों क्लियर है। तो आपको क्या पता चला कि आर डी को कम करने से स्पीड तो आपकी इंक्रीज हो गई एंड आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपके इफेक्ट हो गए। तो देखो आप अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस को कम करते हो डीसी सीरीज मोटर में तो स्पीड तो आपकी इंक्रीज होती है, यानी इंक्रीजेज इज स्पीड एंड बोल सकते हो डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट, यानी इनपुट से ज़्यादा आर्मेचर करंट मांगेगा बिकॉज इसको क्या करना है, लोड को ड्राइव करना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड स्पीड with rated excitation. It has two resistance R1 and R2 connected across the field and the armature respectively. Speed above the rated speed can be obtained by, देखो आपको अगर above rated speed चाहिए, ठीक है, above rated speed, तो आप फ्लक्स को कम करके ही ऑप्टेन कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको पता है बिकॉज फ्लक्स आपका इन्वर्स स्पीड जो होती है वो इन्वर्स रिलेशन में रहती है फ्लक्स के साथ। तो देखो ये आपकी कोई डीसी सीरीज मोटर है। ठीक है, अब इसने बोला इसमें कि एक तो हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज वाइंडिंग के क्रॉस, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस सीरीज वाइंडिंग के क्रॉस हो गया। ठीक है, वेरिएबल है तो ये आपका है R1 है ना। हाँ ठीक है, R1 कनेक्ट किया हमने और आर्मेचर के क्रॉस किया हमने कनेक्ट एक जिसको है R2। ठीक है, ये भी आपका वेरिएबल है, ये आपका है R2 रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना। अब हमें बताना है कि अब रेटेड स्पीड के लिए इन दोनों में हमें क्या चेंज करना चाहिए, ये बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ से करंट हमारा कौन सा फ्लो होगा, सीरीज वाइंडिंग वाला करंट। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट तो सिंपल आप समझ सकते हो, अगर मैं R1 को कम करता हूँ, ठीक है, यानी पैरेलल में जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है करंट वहीं से ज़्यादा फ्लो होता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो R1 को अगर मैं कम करूँगा तो अब जो मेरा सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है,
सीरीज वाइंडिंग से अगर करंट मेरा कम फ्लो होगा तो मेरा फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स आपका कम हो गया तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल अबव रेटेड स्पीड ऑब्टेन कर दिया ना, बिकॉज देखो स्पीड आपकी होती है बैक ईएमएफ, ठीक है, अपॉन आपका फ्लक्स। तो अबव रेटेड स्पीड कैसे ऑब्टेन करते हैं? फ्लक्स को कम करके ऑब्टेन करते हैं, तभी तो स्पीड आपकी बढ़ती है। तो फ्लक्स आपका कम कैसे होगा? R1 को बढ़ा के। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि R1 को हमें करना है इंक्रीज। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो कोई भी मोटर हो, ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको बता रखा है, देखो जैसे ये मोटर है, ये किसी ना किसी लोड को ड्राइव करी होगी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इस मोटर का टॉर्क भी होगा। क्लियर है चीज़? तो टॉर्क होगा तो देखो टॉर्क आपका क्या होता है? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, अब देखो किसी लोड को अगर ये ड्राइव कर रही है तो हम क्या चाहेंगे कि वो प्रॉपरली ड्राइव करती रहे। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ना आए ना। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि टॉर्क हमारा एक तरह से कांस्टेंट होना चाहिए। टॉर्क हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे फ्लक्स तो हमारा हो रहा है कम, R1 को बढ़ा रहे तो फ्लक्स तो हमारा कम हो रहा है। तो फ्लक्स कम होगा और टॉर्क हमें चाहिए कांस्टेंट, तो उसके लिए हमें आर्मेचर करंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आर्मेचर करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आर्मेचर करंट को कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल देखो, अगर मैं R2 की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यानी पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा तो अब क्या होगा? जो मेरा करंट आर्मेचर के थ्रू फ्लो होगा वो ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, यानी R1 R2 को बढ़ाने से मेरा आर्मेचर करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एट द एंड हम यही तो चाहते हैं कि आर्मेचर करंट हमारा क्या हो? इंक्रीज हो। तो अगर हमें अबव रेटेड स्पीड चाहिए, ठीक है, तो R1 को तो मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा और R2 को मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज देखो सिंपल आप R1 को सिर्फ इंक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फ्लक्स कम हो गया। ठीक है, फ्लक्स कम हो गया तो ये जो मोटर है ये आपके जो लोड है उस लोड को ड्राइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, जो आपका लोड टॉर्क है उसको एटलीस्ट ओवरकम तो करना चाहिए ना। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए I1 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो I1 को बढ़ाने के लिए R2 को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है? तो सिंपल क्या बोलेंगे, R1 तो आपका रिड्यूस और R2 आपका इंक्रीज, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इफ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर, इट्स स्पीड फॉर अ कांस्टेंट लोड टॉर्क विल। तो कौन सी बोली है? देखो डीसी सीरीज मोटर बोली है इसने। अब देखो आप आर्मेचर के अक्रॉस, क्वेश्चन में बोला ना कि आर्मेचर के अक्रॉस आप क्या कर रहे हो? एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो। तो देखो आपने ये कोई रेजिस्टेंस आपने इस आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? देखो पहले आपका जो करंट है, ठीक है, जो इनपुट से करंट आ रहा था ये सीधा यू का यू फ्लो हो रहा था पहले। ठीक है, बट अब क्या हुआ, जैसे आपने इस रेजिस्टेंस को ऐड किया तो अब करंट यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ आई करंट आ रहा है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन आपका जाएगा आर्मेचर में, ठीक है, और थोड़ा पोर्शन आपके यहाँ पे चला जाएगा। तो एक तरह से ये बोल सकते हो कि जैसे आपने इस रेजिस्टेंस को ऐड किया आपका आर्मेचर करंट कम हो गया, यानी रेजिस्टेंस जैसे कनेक्ट किया हमारा आर्मेचर करंट कम हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब जो क्वेश्चन में इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है, इट्स स्पीड फॉर अ कांस्टेंट लोड टॉर्क, यानी टॉर्क क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो टॉर्क अभी तक देखो पढ़ते हुए आ रहा है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू सिंपल आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, तो टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसे बोल रहा है कि कांस्टेंट टॉर्क के लिए बताना है। तो टॉर्क अगर आपका कांस्टेंट हो रहा है, क्लियर है, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से आर्मेचर करंट अगर कम होता है, आर्मेचर करंट कम होता है तो फ्लक्स को आपका बढ़ना पड़ेगा, तभी टॉर्क आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या समझे, इस आर्मेचर करंट के कम होने की वजह से आपका फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और जब भी फ्लक्स आपका बढ़ता है तो स्पीड आपकी क्या होती है? कम होती है, बिकॉज ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में रहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ सिंपल क्या बोलेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, फील्ड डाइवर्टर मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी सीरीज मोटर गिव्स स्पीड अबव रेटेड वन ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पे देखो फील्ड डाइवर्टर बोलने का मतलब अभी तक इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, डाइवर्टर रेजिस्टेंस वही चीज़ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही हमने यही किया था। तो फील्ड देखो, फील्ड का मतलब क्या है? देखो स्पीड आपकी जो होती है, ठीक है, स्पीड ये आपकी होती है देखो बैक ईएमएफ अपॉन आपका फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को आप हमेशा क्या करते हो? कम करते हो। ठीक है, उससे आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है। यानी फील्ड कंट्रोल में हमेशा क्या करते हैं? अबव बेस स्पीड हमें मिलती है ना। क्लियर है? तो फ्लक्स को कम कैसे कर सकते हो आप? पहले तो ये सोचो, फ्लक्स को कम कर सकते हो आप करंट, फील्ड करंट को चेंज करके। ठीक है, फील्ड करंट को अगर कम कर सकते हो तो हो जाएगा आपका सब। ठीक है, तो सिंपल फील्ड डाइवर्टर क्या करेगा? आपके फील्ड करंट में चेंज करेगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस फॉर अ डीसी सीरीज मोटर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो सिंपल देखो डीसी सीरीज मोटर सर्किट मैंने ऑलरेडी आपको बना दिया इसका कैसा होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं? कम से कम रखते हैं। अभी देखो आपने समझा ना, डाइवर्टर रेजिस्टेंस हम पढ़ते हुए आ रहे थे, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी? मिनिमम रखी। इसकी वैल्यू हमने जब मिनिमम रखी तो इससे क्या फ़र्क पड़ा हमें कि जो सीरीज में वाइंडिंग में जो करंट था वो हमारा कम हो चुका था। सीरीज वाइंडिंग में जैसे करंट हमारा कम हुआ, फ्लक्स अब हमारा कम प्रोड्यूस होने लगा। ठीक है,
तो फ्लक्स हमारा कम प्रोड्यूस हुआ तो स्पीड हमें ज़्यादा मिलने लग गई, ठीक है, यानी अब बेस स्पीड हमें कंट्रोल हो गया हमारा, ठीक है। तो सिंपल क्या हो गया कि जो आपका फील्ड डाइवर्टर उसका रेजिस्टेंस हम कम से कम रखते हैं, तो इन ऑप्शन में सबसे कम क्या है 0.1 ओम, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग विद द डाइवर्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट्स फील्ड वाइंडिंग। इफ द डाइवर्टर रेजिस्टेंस इज रिड्यूस देन द स्पीड ऑफ द मोटर विल क्या हो जाएगी, सिंपल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी देखो मैं आपको 3-4 बार ये सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। 351 ही यही क्वेश्चन था, क्लियर है, जिसमें हमने क्या देखा था कि आपका टॉर्क कांस्टेंट लिया था हमने, तो स्पीड हमारी बढ़ रही थी और आर्मेचर करंट भी हमारा ज़्यादा डिमांड हो रहा था, ठीक है। तो सिंपल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर ड्राइविंग द सेम मैकेनिकल लोड। इफ द मोटर आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल द स्पीड विल बिकम। तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे जेबी गुप्ता में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे, ठीक है, तो उसमें उसके नीचे साइड में आपको दे रखा होता है कि किस एग्जाम में ये पूछा गया है। बट ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिनमें वहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा होता, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं बता रखा कि ये कौन से एग्जाम में पूछ गया है, ठीक है, ये चीज़ नहीं बता रही किसने। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको देखो एक बार तो ऑलरेडी एसएससी जेई में पूछ रखा है, ठीक है, एक बार आपको ये जेएमआरसी में पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा मत समझो कि अगर कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछ रखा, ठीक है, जेबी गुप्ता में ऐसे दे रखा होता है बहुत सारे क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, बस जेबी गुप्ता में मेंशन नहीं है कि कौन सा एग्जाम में वो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को करते सिंपली, पहले से बोला कोई दो सीरीज मोटर है, ठीक है, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो सिंपल हमें क्या करना है, स्पीड को कंपेयर करना है, तो उसके लिए देखो हम अज्यूम करके चलेंगे कि आर्मेचर रेजिस्टेंस तो जीरो है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग का कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये हम क्या करेंगे अज्यूम करके चलेंगे। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आप स्पीड को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हमने अज्यूम कर दिया कि जीरो है, ठीक है। तो देखो एक सीरीज मोटर लेते हैं, ये कोई आपकी सीरीज मोटर हो गई, इसके साथ एक और सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी, यहाँ तक ठीक है आपका। तो अब देखो सेम है दोनों मशीन, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है इनमें, तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसकी एंड ये आपकी इसकी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। अब बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ई बी प्लस माइनस, ठीक है। अब दोनों सेम मशीन है तो बैक ईएमएफ भी दोनों में सेम ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बिकॉज फील्ड वाइंडिंग सेम है, फ्लक्स सेम प्रोड्यूस होगा, क्लियर है चीज़ ये। और अप्लाइड वोल्टेज चलो लिख लेते हैं, वी आपका हो गया अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो देखो दोनों अगर सेम मशीन है यानी सब कुछ इन दोनों मशीन में सेम है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो गया V/2, ठीक है, एक मशीन के अक्रॉस और दूसरी मशीन के अक्रॉस भी आपका हो जाएगा V/2, ये आपका हो गया अप्लाइड वोल्टेज। अब देखो इनपुट करंट लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा ना इनपुट से, तो इसको लिख लेते हैं, चलो आर्मेचर करंट लिख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट लाइन करंट सब सेम ही रहता है, या फिर फील्ड करंट बोलो कुछ भी सब सेम ही है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप अगर सिंपल देखो किसी भी मशीन में देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं सिंपल आप लूप भी लगाते हो तो यहाँ से बैक ईएमएफ आपको क्या मिलता है V/2, बिकॉज हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को जीरो मान के चल रहे हैं और सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यानी जब सीरीज में कनेक्टेड है तब क्या पता चला कि बैक ईएमएफ की हमारी वैल्यू है V/2, ठीक है। एंड सेकंड देखो जो करंट है दोनों वाइंडिंग के थ्रू करंट देखो क्या फ्लो हो रहा है, IA फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों जो मशीन है उसके थ्रू करंट आपका IA फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप सिंपल बोल सकते हो ना, जो भी आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाइंडिंग में, वो आपका सिंपल आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़ आप समझ गए इस केस में, ठीक है। तो अब देखो देयरफॉर अब आपको क्या पता करनी है, स्पीड पता करनी है ना। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपॉन आपका फ्लक्स, ठीक है। तो बैक ईएमएफ हमारा कितना है V/2, तो ये आपका आ गया V/2, ठीक है। फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के, तो ये आपका हो गया आर्मेचर करंट, यहाँ तक ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं, तो यहाँ से आपकी जो स्पीड है, ठीक है, ये आपकी होगी देखो कॉन्स्टेंट ले लेते हैं KV डिवाइडेड बाय आपका सिंपल 2IA, ठीक है। अब सिंस ये दोनों सीरीज में कनेक्ट थी तो इसको NS लिख लेते हैं, यानी सीरीज के लिए स्पीड है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखो पैरेलल के लिए समझते हैं, ठीक है, यानी इन सेम मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस केस में देखो आपका अप्लाइड वोल्टेज ये रहा, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बैक EMF प्लस माइनस EB, ये भी आपका बैक EMF हो जाएगा प्लस माइनस EB, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो इनपुट से आपका करंट जा रहा है I, ठीक है, इनपुट से आपका करंट जा रहा है I, यहाँ तक ठीक है। अब देखो दो मशीन है, दोनों में सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, तो करंट एकदम बराबर बटेगा, मतलब तो यहाँ पे जो करंट जाएगा मैं लिख लेता हूँ आर्मेचर करंट IA/2, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ IA/2, ठीक है चीज़, सिंपल आई भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल मैं सीरीज मोटर इसलिए यहाँ पे सेम ही रहता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IA/2 लिख रहा हूँ, तो यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो इस केस में आप देखो सारे लॉसेस आपने नेगलेक्ट कर दिए, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया, तो यहाँ से जो अप्लाइड वोल्टेज वो किसके इक्वल है, यहाँ पे सिंपल ऐसे ही समझ सकते हो, देखो पैरेलल है तो बैक EMF किसके इक्वल हो गया, अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल, ठीक है। इस केस में हमें क्या पता चला
कि बैक ईएमएफ तो हमारा इक्वल है अप्लाइड वोल्टेज के, ठीक है। एंड दूसरा हम क्या पता कर सकते हैं, सिंपल देखो, ये रही फील्ड वाइंडिंग, इस फील्ड वाइंडिंग के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, IA/2, यानी इस केस में आपका जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, IA/2 करंट की वजह से। पहले किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, IA की वजह से। क्लियर है चीज़, ये डिफरेंस है दोनों के केस में, ठीक है। तो अब देखो स्पीड देखेंगे, तो स्पीड देखो पैरेलल है, तो पहले देखते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपॉन आपका फ्लक्स, ठीक है। बैक ईएमएफ हमने देखा अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, डिवाइडेड बाय फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है, IA/2, ये आपका IA, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाता हूँ, तो मेरे को स्पीड जो मिलेगी पैरेलल के केस में, ठीक है, कितनी आ जाएगी, देखो कांस्टेंट ले लो कोई भी एक, KV, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 KV डिवाइडेड बाय आपका आर्मेचर करंट IA, यहाँ तक ठीक है आपका। देखो अब सिंपल क्या कर दो, रेशियो निकाल दो इनका, ठीक है। तो NP यानी पैरेलल स्पीड डिवाइडेड बाय आपकी जो सीरीज में स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, देखो पहले पैरेलल है ना, तो 2 KV के 2 KV अपॉन आपका आर्मेचर करंट IA, देन मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या आपकी KV, ठीक है, KV ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ये 2IA, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो आर्मेचर करंट से आर्मेचर करंट कैंसिल, KV से KV कैंसिल यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल क्या मिला मेरे को, यहाँ पे मिल गया कि पैरेलल में जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, सिंपल 2 × 2 4, तो 4 टाइम्स ऑफ सीरीज। तो स्पीड समझ गए यहाँ से। तो इसने मैं क्या पूछी थी, पैरेलल के लिए तो पूछी थी इसने कि पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद स्पीड कितनी होगी, तो हमारी कितनी हो रही है स्पीड, सिंपल 4 टाइम्स हो रही है, यानी सीरीज में जो स्पीड थी ना उसकी 4 गुना स्पीड आपकी किस में हो गई, जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, सिंपल क्या बोलेंगे 4 टाइम्स। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, अब आपको पूछ ले कि पहले हमारी 2 सीरीज मोटर सीरीज में कनेक्ट थी, ठीक है, उसके बाद हमने उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो बताइए टॉर्क में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, टॉर्क में भी तो पूछ सकता है। क्लियर है। तो देखो टॉर्क के लिए देखते हैं सिंपल, देखो जो टॉर्क होता है ये आपका प्रोपोर्शनल रहता है फ्लक्स इंटू आपका आर्मेचर करंट, ये रहता है रिलेशन। बात चल रही है आपकी डीसी सीरीज मोटर की, तो डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स आपका आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल रहता है, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए हमारा टॉर्क का रिलेशन रहता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये रहता है आपका डीसी सीरीज मोटर के लिए। अब देखो जब आपकी सीरीज में कनेक्टेड थी तब आपका आर्मेचर करंट क्या था, तो लिख लेता IA1, ठीक है, सीरीज में है ना, तो सीरीज में हमारा था देखो IA, ठीक है, आर्मेचर करंट IA था। क्लियर है। अब जब पैरेलल में हमने कनेक्ट की तो इसको लिख लो IA2 लिख लो, ठीक है। पैरेलल में हमने देखा करंट क्या हो रहा है, सिंपल आधा हो रहा है, ठीक है, करंट आपका इस केस में हो गया हमारा आधा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल देखो टॉर्क पता करना है ना हमें, तो सिंपल देखो कैसे कर सकते हो, T, देखो ऊपर रखते हैं पैरेलल, ठीक है, इसको भी यही कर दो, देखो इसको सीरीज कर देते हैं IAS, ठीक है, इसको लिख लेते हैं IAP यानी पैरेलल। क्लियर है। तो ये चलो लिखते हैं इसको TP यानी पैरेलल में जो टॉर्क होगा डिवाइडेड बाय आपका जो सीरीज में जो टॉर्क होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, सिंपल जो भी आर्मेचर करंट है आपका पैरेलल में, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी आपका आर्मेचर करंट है सीरीज में, ठीक है, इनका पूरा स्क्वायर आएगा। डीसी सीरीज मोटर में ये रिलेशन है स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सिंपल टॉर्क निकाल दो पैरेलल के केस में, ठीक है, पैरेलल के केस में टॉर्क कितना आएगा, देखो सिंपल IAP कितना है IA/2, ठीक है, सिंपल मैं पुट करो वैल्यू, देखो IA/2, ठीक है, सीरीज में कितना है, सिंपल IA, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ IA, ठीक है, इस पूरे का क्या है स्क्वायर है, देन मैंने ये सीरीज़ को यहाँ पे भेज दिया, तो ये टॉर्क इन सीरीज़ की बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे IA से IA कैंसिल, तो ये देखो 2 का स्क्वायर है यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि पैरेलल में जो टॉर्क है ये कितना होगा, सिंपल सीरीज में जो टॉर्क है इसका 1/4, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेशन टॉर्क में, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, देखो ये आपका टॉर्क वाला है, ठीक है, टॉर्क पूछा था इसमें, तो अभी हमने पता किया ना, क्या पता किया, देखो कि TP यानी पैरेलल में जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, जो भी सीरीज में टॉर्क है, ठीक है, इसका 1/4, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो इसने क्या पूछा, देखो इसने पूछा द टॉर्क प्रोड्यूस इन द सीरीज अरेंजमेंट, इसने पूछा सीरीज अरेंजमेंट है, हमने क्या निकाला पैरेलल में, तो यहाँ से अगर मैं सीरीज के लिए निकालता हूँ यानी टॉर्क इन सीरीज कितना हो जाए, देखो सिंपल 4 टाइम्स ऑफ टॉर्क इन पैरेलल, यानी पैरेलल अरेंजमेंट में जो भी मेरा टॉर्क है उसका 4 गुना कितना होगा, सीरीज में होगा मेरे, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो आपको सिंपली दोनों याद रखना है, ठीक है, कि स्पीड में क्या वेरिएशन होता है और टॉर्क में क्या वेरिएशन होता है, ठीक है, बिकॉज स्पीड वाला तो एक बार ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में, तो टॉर्क वाला पूछ सकते हैं इस बार। क्लियर है। तो सिंपल क्या बोलेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ अ क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग, ठीक है, यानी किसी भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की स्पीड कैसे वेरी कर सकते हैं, आर्मेचर वोल्टेज से कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस बात है कर सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, शंट फील्ड रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, ठीक है, तीनों से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द या फिर एनी ऑफ द अबव। द फंक्शन ऑफ फील्ड रेगुलेटर इन अ डीसी कंपाउंड मोटर इज, देखो
कितने बार बता चुका, फील्ड रेगुलेटर, फील्ड डायवर्टर, ये सब क्या करते हैं, फील्ड करंट को कंट्रोल करते हैं। फील्ड करंट को कंट्रोल करके क्या करते हैं, फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। फ्लक्स को कंट्रोल करके आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल फील्ड रेगुलेटर क्या करेगा, आपका फील्ड करंट को कंट्रोल करेगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ क्यूमुलेटिवली कंपाउंड लॉन्ग शंट मोटर इज ड्राइविंग अ लोड एट रेटेड टॉर्क एंड रेटेड स्पीड इफ द सीरीज फील्ड इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट। यानी हमारी देखो कोई क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर है, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में दोनों आपकी वाइंडिंग होगी, यानी शंट भी होगी और सीरीज भी होगी। ठीक है, तो ये देखो हमारी हो गई शंट वाइंडिंग, एंड यहाँ पे हम बना देते हैं चलो सीरीज वाइंडिंग। तो ये हमारी होगी सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे देन आर्मेचर का रेजिस्टेंस, देन यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर। तो ये हमारी है शंट वाइंडिंग। ठीक है, और ये हमारी है सीरीज वाइंडिंग। देन ये हमारा है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। देन ये हमारा हो गया बैक ईएमएफ प्लस माइनस ई बी। ठीक है, देन यहाँ पे ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा वी। अब यहाँ से हमारा जाएगा लाइन करंट। ठीक है, आई। अब इसमें से कुछ करंट आपका जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा शंट करंट। ठीक है, और कुछ करंट आपका यहाँ पे जाएगा। क्लियर है, ये करंट आपका हो जाएगा जो करंट सीरीज वाइंडिंग के थ्रू फ्लो होगा। यहाँ तक ठीक है आपका। अब जरा समझो, देखो अब देखो पहला पॉइंट तो यही कि ये मोटर हमारी क्या है, क्यूमुलेटिवली कंपाउंड है। ठीक है, क्यूमुलेटिव बोलने का मतलब है कि दोनों की जो डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, दोनों वाइंडिंग में वो आपकी सेम है। यानी कि आपका जो नेट फ्लक्स है, ठीक है, इस केस में जो नेट फ्लक्स बनेगा वो आपका बनेगा जो भी शंट फ्लक्स है प्लस आपका जो भी सीरीज फ्लक्स है। एंड क्वेश्चन में बोला है कि कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट, टॉर्क को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। अब टॉर्क आपका क्या होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट। ठीक है, इसको हमें रखना है कांस्टेंट। तो अब देखो सीरीज वाइंडिंग को शंट कर रहे हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपके सीरीज वाइंडिंग के बराबर है। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के बराबर है। यहाँ तक ठीक है। तो देखो सिंपल आपने क्या किया, जैसे ये आपका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग थी। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया, इस सीरीज वाइंडिंग को आपने शंट कर दिया एक रेजिस्टेंस से, की वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो मान लो अगर ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, ठीक है, तो अब जो करंट आएगा वो देखो करंट क्या होगा, बराबर बढ़ जाएगा। यानी करंट बेसिकली जो सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट जा रहा है ना, वो पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकते हैं कि जैसे ही आपने शंट किया, यानी कि सीरीज वाइंडिंग को जैसे ही आप शंट करोगे, आपके सीरीज वाइंडिंग के थ्रू जो करंट है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और सीरीज वाइंडिंग के थ्रू अगर करंट कम फ्लो होगा तो सीरीज फ्लक्स आपका कम हो जाएगा। ठीक है, और सीरीज फ्लक्स अगर आपका कम होगा तो आपका नेट फ्लक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका नेट फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो आपका कम हो जाएगा। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो नेट फ्लक्स हमारा कम हो गया, अब टॉर्क हमें क्या करना है, कांस्टेंट मेंटेन रखना है। ठीक है, इसे बोला है कीपिंग द टॉर्क कांस्टेंट। तो फ्लक्स अगर यहाँ पे देखो हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो आर्मेचर करंट को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट रहेगा टॉर्क। ठीक है, बिकॉज एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी वो क्वांटिटी ओवरऑल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अब किसी को डाउट होगा कि फ्लक्स यहाँ पे कम हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगी, द मोटर स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये पहले आपका रेटेड स्पीड पर ड्राइव कर रहा है और रेटेड टॉर्क पर ये चल रहा है, यानी रेटेड टॉर्क मतलब कांस्टेंट टॉर्क, रेटेड स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर ये चल रहा है, तो स्पीड में आपका कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द करंट ड्रॉन बाय डीसी मोटर एट स्टार्टिंग इज, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ करता है, तो क्या बोलेंगे, सिंपल वेरी हाई। अब क्यों करता है इतना हाई, देखो सिंपल, देखो मैं आपको सर्किट नहीं बनवा रहा, ठीक है, बैक ईएमएफ के आपको इक्वेशन बताओगे, देखो वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इंटू आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आर्मेचर करंट निकालता हूँ, आइए, तो ये कितना आएगा मेरा, देखो सिंपल अप्लाइड वोल्टेज माइनस आपका जो भी बैक ईएमएफ है डिवाइडेड बाय आपका आर्मेचर का जो भी रेजिस्टेंस है, ये आएगा आपका आर्मेचर करंट। अब देखो स्टार्टिंग में आपका क्या रहता है, ठीक है, जब आपने क्या किया है, मोटर को जस्ट स्टार्टिंग की है, ठीक है, तो मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो जरा बताइए कि स्पीड उसकी सीधी एकदम पहुंच जाती है उसकी रेटेड स्पीड तक, नहीं पहुंचती। तो स्टार्टिंग में आपका बैक ईएमएफ क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जीरो क्यों है, बिकॉज बैक ईएमएफ आपका देखो सिंपल प्रोपोर्शनल होता है एन फाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है ना, एकदम से अपनी रेटेड स्पीड तक नहीं पहुंच पाती ना मोटर, धीरे धीरे पहुंचती है। तो स्टार्टिंग में स्पीड आपकी जीरो होती है, उससे हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में आपका बैक ईएमएफ जीरो होता है। तो बैक ईएमएफ अगर जीरो होगा तो यहाँ पे देखो आर्मेचर करंट इस केस में कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, पॉइंट में होती है। ठीक है, और अप्लाइड वोल्टेज आपका 230 वोल्ट वगैरह रहता होता है, तो उस वजह से ये वैल्यू आपको बहुत हाई मिलती है, वेरी हाई। बिकॉज पहले तो क्या हो रहा था कि आपका अप्लाइड वोल्टेज का, ठीक है, बेसिकली अप्लाइड वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ हो रहा था, तो उस वजह से ये वैल्यू आपको आर्मेचर करंट कम मिलता था, बट स्टार्टिंग में ये बैक ईएमएफ जीरो होता है, उस वजह से बहुत हाई मिलता है।
ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो डीसी मोटर ड्रॉज हाई करंट एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। ठीक है, तो मैंने भी ये बताया बैक ईएमएफ आपका नहीं होता, उस वजह से स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर क्या बोला, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस हाई इनरश करंट। ठीक है, आप चाहते हो कि इतना ये करंट ज़्यादा नहीं हो, क्लियर है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब ये रेजिस्टेंस हम कहाँ कनेक्ट करते हैं ये पूछा है। अब आप चाहते हो आर्मेचर करंट आपका कम हो, आर्मेचर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, आपके आर्मेचर में। आप अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो तो आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। यानी अगर इस आर्मेचर के रेजिस्टेंस को किसी तरह से बढ़ा दो तो ये आपका आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आपका जो आर्मेचर है उसके साथ सीरीज में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो आपका आर्मेचर करंट कम हो जाएगा। क्लियर है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, इन सीरीज विद द आर्मेचर। फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर द एडिशनल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन द आर्मेचर सर्किट शुड बी कट आउट इन स्टेप्स। यानी आप क्या करते हो, देखो स्टार्टिंग में आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा होता है आर्मेचर में। ठीक है, अब उनको क्या करते हो, धीरे धीरे कट करते हो, बिकॉज हम क्या चाहते हैं, हमारी जो आर्मेचर करंट है स्टार्टिंग में वो कम से कम मिले। ठीक है, तो वो कम से कम मिले इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा रेजिस्टेंस आर्मेचर के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, देन उसको स्टेप्स में यानी धीरे धीरे उसको कम करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कट आउट इन स्टेप्स। या आप सिंपल स्टार्टर्स में पढ़ते हो। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, तो आप सिंपल कैसे कट करते हो रेजिस्टेंस को, तो वही चीज़ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ अ डीसी मोटर, डीसी शंट मोटर। ठीक है, यानी डीसी शंट मोटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं ये पूछा है। ठीक है, अब देखो डीसी शंट मोटर में क्या रहता है, एक आपकी शंट वाइंडिंग होगी। ठीक है, उससे पहले आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपकी ये शंट वाइंडिंग होगी। ये कुछ इस टाइप की आपकी रहती है शंट मोटर। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बोल सकते हो, या फिर रियोस्टेट। ठीक है, देन यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, देन हमारा ये आपका आर्मेचर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई डीसी शंट मोटर। ठीक है, इसमें ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका बैक ईएमएफ ई बी। ठीक है, ये आपकी शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, और ये आपका रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम चेंज करते हैं। अब ये हमारी कोई डीसी शंट मोटर हो गई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आर ई। ठीक है, बिकॉज आपका क्या, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो फील्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, देखो स्टार्ट डीसी शंट मोटर को समझो। देखो स्टार्टिंग में अभी हमने देखा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपका आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी आर्मेचर वाइंडिंग चल सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले देखो इस करंट को तो हमें कम चाहिएगा, ये करंट कम चाहिए ना, तो ये करंट कम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में आपका जो आर्मेचर करंट होता है आई ए, को लिख लेता हूँ स्टार्टिंग। ठीक है, फॉर्मूला में ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में लिखवा चुका हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका जो भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो देखो आर्मेचर में तो हमने कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, तो इसमें कोई फ़र्क होगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, इस अप्लाइड वोल्टेज को कम करके इस स्टार्टिंग करंट को, स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को कम कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि स्टार्टिंग में हमें आर्मेचर करंट कम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। एक पॉइंट तो क्या समझ गए कि अप्लाइड वोल्टेज हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा क्या हो, तो स्टार्टिंग करंट हो। ठीक है, स्टार्टिंग आर्मेचर करंट तो आपका रिड्यूस हो जाए। ठीक है चीज़, तो वोल्टेज तो हम करेंगे कम। अब यहाँ पे देखो आपका जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है, फ्लक्स इनटू आपका करंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग में आपका देखो जो स्टार्टिंग में मशीन जो लोड आपका कनेक्टेड है, ठीक है, इस शाफ्ट से, उस लोड को आपको क्या है, चलाना है। ठीक है, तो उस लोड को चलाने के लिए आपको टॉर्क चाहिएगा। ठीक है, यानी उस ड्राइव करने के लिए टॉर्क तो चाहिएगा ना कुछ। अब वो टॉर्क कैसे आएगा, आर्मेचर करंट आप स्टार्टिंग में इसको कम कर रहे हो, इसको लिख लो देखो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, इसको स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग करंट है इसको आप कर रहे हो कम। ठीक है, तो आपको फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये कम हो गया तो टॉर्क कम हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क, तो फ्लक्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि आपके लोड को ड्राइव कर पाएगा। ठीक है, यानी फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्लक्स को कैसे बढ़ा सकते हो, देखो सिंपल, ये जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर ई, ठीक है, इसकी वैल्यू आप मिनिमम रख दो। देखो मिनिमम रखने से क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फील्ड करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वाले पूरे सर्किट में हमने आर ई को ज़ीरो कर दिया, मान लो। ठीक है, कम से कम ज़ीरो हो सकता है, उससे ज़्यादा तो क्या होगा, ज़ीरो कर दिया तो हमारा क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ जाएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को कम करते हो तो फील्ड करंट आपका बढ़ता है, फील्ड करंट बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपको अच्छा खासा टॉर्क मिल जाएगा। यानी स्टार्टिंग में आपका देखो सीधे मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, आपका फ्रिक्शन होगा, ठीक है, लोड होगा, क्लियर है, विंडेज लॉस होंगे, तो उन सबको भी ओवरकम करना पड़ेगा। टॉर्क थोड़ा बहुत तो चाहिए ना मोटर को स्टार्ट करने के लिए, क्लियर है। तो आर्मेचर करंट को तो आपने कम कर दिया वोल्टेज रिड्यूस करके, बट फ्लक्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा तभी आपको टॉर्क मिलेगा, वरना मोटर आपकी फिर स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए आप वोल्टेज को तो क्या करोगे, रिड्यूस, और आर ई को क्या करोगे, मिनिमम रखोगे। ठीक है ये चीज़।
यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, ठीक है, एंड रिड्यूस वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू द आर्मेचर। यानी थर्ड ऑप्शन आपका, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो यानी कि आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द आइडियल फील्ड एक्साइटेशन ड्यूरिंग स्टार्टिंग इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो अभी बताया क्या करेंगे, एक्साइटेशन आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, एक्साइटेशन आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी आपका जो एक्सटर्नल फील्ड रेजिस्टेंस है उसको हम कम से कम रखते हैं, तभी तो आपकी एक्साइटेशन मैक्सिमम होती है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया, देखो डिटेल में, सिंपल क्या बोलेंगे कि जो आइडियल फील्ड एक्साइटेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम होगी तभी तो आपका टॉर्क जो होगा, ठीक है, वो आपका ओवरकम कर पाएगा फ्रिक्शन और लोड टॉर्क को। ये चीज़ आपकी क्लियर है, बिकॉज इनको ओवरकम करेगा तभी तो मोटर स्टार्ट होगी, चालू होगी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट स्टार्टिंग द फील्ड एक्साइटेशन ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज कैप्ट एट मैक्सिमम वैल्यू टू रिड्यूस, यानी मैंने अभी बताया डीसी शंट मोटर की, ठीक है, जो एक्साइटेशन होती है, फील्ड एक्साइटेशन मतलब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पर रखते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू पर कैसे रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड रेजिस्टेंस को जीरो रखकर, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज देखो इससे आपकी एक तो मोटर फटाफट अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंच जाती है, तो एक्सेलरेशन टाइम आपका रिड्यूस हो जाता है, स्टार्टिंग करंट आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वोल्टेज डिप भी आपका रिड्यूस हो जाता है, यानी जो सप्लाई से वोल्टेज आ रही है उसमें जो डिप है यानी उसमें कम होना, वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। आप सिंपल क्या बोलेंगे, 2, 3, 4 आर करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। डीसी शंट मोटर हैज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आर ए एंड आर एफ इन द आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेस्पेक्टिवली, आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस बाय कीपिंग। अब देखो जरा समझो, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज को रिड्यूस कर रहे थे जिससे आपका आर्मेचर करंट रिड्यूस हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हमें इसने बोला कि आर्मेचर में भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसको चेंज करो ना, वोल्टेज को क्यों चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं कि आर एफ को तो रखो मिनिमम, ठीक है, जो एक्सटर्नल आपका फील्ड रेजिस्टेंस है तो हम रखेंगे मिनिमम, क्यों मिनिमम रखेंगे, बिकॉज आपका फ्लक्स मैक्सिमम होगा उस केस से, ठीक है, और आर ए को क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, आर एफ को मिनिमम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपका फ्लक्स क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, और आर ए को मैक्सिमम इसलिए रख रहे हैं ताकि आपका जो स्टार्टिंग आर्मेचर करंट हो, स्टार्टिंग आर्मेचर करंट ये आपका कम हो जाए, ठीक है चीज़, इसलिए करेंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी समझा चुका हो, तो क्या होगा सिंपल, आर ए मैक्सिमम, आर एफ आपका मिनिमम, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर एस रिप्रेजेंट वेरिएशन इन आर्मेचर करंट एंड स्पीड विथ टाइम ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ डीसी शंट मोटर, ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा है, देखो तो देखो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, बैक ईएमएफ हमारा होता है जीरो, ठीक है, जीरो क्यों होता है बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में, बिकॉज स्पीड आपकी जीरो होती है, और बैक ईएमएफ सिंपल प्रोपोर्शनल होता है एन फाई के, ठीक है, तो स्पीड जीरो तो बैक ईएमएफ जीरो, इस केस में, ठीक है, देयरफॉर जो आपका आर्मेचर करंट हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, वेरी हाई, क्लियर है, यानी स्पीड जब आपकी मिनिमम है तो आर्मेचर करंट आपका मैक्सिमम है, ऐसा बोल सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब स्पीड मेरी मिनिमम होगी तब मेरा आर्मेचर करंट मैक्सिमम होगा, तो जो आप सिंपल जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, आर्मेचर करंट इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज माइनस आपका बैक ईएमएफ अपॉन आपका जो भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे आपका बैक ईएमएफ बढ़ता है, और बैक ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो देखो नेगेटिव में ही है, बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट कम होगा, ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे स्पीड बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखो पहला ऑप्शन देखते देखो, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सी वाला देखो, आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो स्पीड भी आपकी बढ़ ही रही है, तो ये भी गलत। यहाँ पे देखो आर्मेचर करंट आपका एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, स्पीड आपकी एक तरह से बढ़ गई, क्लियर है। यहाँ पे आर्मेचर करंट कम हो गया, ठीक है, स्पीड अभी भी बढ़ ही रही है, तो स्पीड यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्मेचर करंट आपका मैक्सिमम है जब आपकी स्पीड जीरो है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा आपका, स्पीड स्टार्टिंग में जीरो होगी, स्पीड जब जीरो होगी स्टार्टिंग में तो आर्मेचर करंट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आपका आर्मेचर करंट कम हो रहा है स्पीड यहाँ पे आपकी बढ़ रही है, अगेन आपका देखो आर्मेचर करंट कम हो रहा है स्पीड आपकी बढ़ रही है, ठीक है, आर्मेचर करंट कम स्पीड आपकी बढ़ रही है, आर्मेचर करंट कम स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो एकदम प्रॉपर आपका देखो डीसी शंट मोटर में ऐसा ही आपका डायग्राम बनता है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और डिटेल में जाना है तो आप सिंपल कोई भी मशीन की बुक उठा लो, ठीक है, डीपी कोठारी में भी ये बहुत अच्छे से समझा रखा है डिटेल में, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। इफ स्टार्टर इज नॉट यूज विद लार्ज डीसी मोटर फॉर स्टार्टिंग इट विल ड्रॉ स्टार्टिंग करंट विच। अब देखो आप अगर स्टार्टर को ही यूज़ नहीं कर रहे तो क्या होगा, सिंपल देखो स्टार्टर का काम होता है
जो आपका करंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ये करता है कम करता है, ठीक है, एक सेफ वैल्यू तक लेके आता है, क्लियर है। बट आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इज मैनी टाइम्स इट्स रेटेड फुल लोड करंट, ठीक है, इससे आपका वोल्टेज ड्रॉप भी होगा लाइन में, क्लियर है। और ये आपका इतना ज़्यादा होता है कि आपके आर्मेचर को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है, बिकॉज देखो आर्मेचर में ही तो ये करंट फ्लो होगा, आर्मेचर को डैमेज करेगा यानी वाइंडिंग को बर्न कर देगा, जला देगा, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट में भी आपका करंट का रिवर्सल होगा, बहुत ज़्यादा करंट होगा तो उसके रिवर्सल में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। विल प्रोड्यूस वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये आपका गलत है, ठीक है, बिकॉज आपका जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग टॉर्क, ये क्या होगा, फ्लक्स इनटू आपका स्टार्टिंग करंट, ठीक है। अब स्टार्टिंग में करंट आपका आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होगा तो ये टॉर्क आपका ज़्यादा होगा, उल्टा कम नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं, विल प्रोड्यूस वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क, तो ये आपका गलत है। क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट डी, यानी ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।